हेलो गाइस, दिस इज निधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑनलाइन कक्षा। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आई विल बी कमिंग अप विद द CSAT सिलेबस, सो हियर आई एम विद माय प्रॉमिस। तो आज हम नंबर सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी यूपीएससी CSAT के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं देख लीजिए। अंक, संख्या, स्थानीय मान, जातीय मान, संख्या के प्रकार और विभाज्यता के नियम। इतना अगर आप बेसिक से पढ़ लोगे तो आपके स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन आते हैं। जब तक आपको यहाँ पे इन डेप्थ चीज़ें पता नहीं होंगी तब तक आप क्वेश्चन नहीं हल कर पाओगे। और बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये पढ़ लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और ये जो क्लास है वो UPSC, UPPCS सभी वनडे एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। टीचिंग भी इसमें इंक्लूडेड है क्योंकि बेसिक चीज़ें चल रही हैं। और हाँ, मेरी आपसे एक तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि जज मत करिएगा, हम आपके साथ सीखेंगे और सिखाएंगे भी और साथ में चीज़ें देखेंगे और हल करेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा एंड तक। चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे, अंक। अब नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि अंक क्या होता है। तो अंक जो होता है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये जो होते हैं हमारे अंक होते हैं, ठीक है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि क्या अंक जो होता है वो संख्या होता है। तो हाँ जी, बिल्कुल ये संख्या भी है, ठीक है। लेकिन जब संख्या को सिंगल डिजिट में लिखते हैं तो वो अंक बन जाता है। अब तब संख्या क्या होती है? संख्या जो होती है वो डिजिट का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन इसमें डेफिनेशन ये अधूरा है। ये डेफिनेशन अधूरा है क्योंकि जो संख्या होती है वो आपकी प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू होल्ड करती है अपने साथ, ठीक। तो जैसे आपका अंक यहाँ पे लिखा हुआ है, अब डिजिट मैं लिख दूँ 1, 2, 3, 4, 5। अब आपसे मैं पूछूं कि ये क्या है, इसमें कितने डिजिट्स हैं और कितनी संख्या है ये, तो आपका आंसर पता है क्या होगा? आपका आंसर होगा कि इसमें एक नंबर है और 5 डिजिट्स हैं। कैसे? क्योंकि जब हम डिजिट्स को कॉमा से सेपरेट नहीं करते हैं तो वो हमारी संख्या कहलाती है। अब संख्या कहलाती है लेकिन मैंने आपसे क्या बोला? प्लेस वैल्यू भी होल्ड करती है। तो अब प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू जो होता है जैसे 1, 2, 3 है, ठीक है। तो अब 3 का जो प्लेस वैल्यू है ना वो 10 की पावर 0 है, ठीक। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 3 का प्लेस वैल्यू निकल आता है। जैसे 2 है यहाँ पे, तो 2 का अगर आपसे कोई प्लेस वैल्यू पूछता है तो 2 इंटू 10 की घात 1, ठीक। अब 1 का अगर कोई प्लेस वैल्यू आपसे पूछे तो 1 इंटू 10 की पावर 2 मतलब 10 की घात 2। तो आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अब यहाँ पे तो हम एक जनरल चीज़ बोल सकते हैं कि प्लेस वैल्यू जो होती है जब हम राइट से लेफ्ट चलते हैं, मतलब राइट से जब लेफ्ट चलते हैं तो इसकी जो 10 की पावर, जो 10 का घात होता है वो 0 से इंक्रीमेंट होता रहता है। पहले पे 10 की पावर 0, दूसरे पे 10 की पावर 1, तीसरे पे 10 की पावर 2 और ऐसे ऐसे सो ऑन चला जाता है, इंक्रीमेंट होता रहता है। जब हम यहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं तो डेसिमल पे यहाँ वाली वैल्यूज़ जो होती हैं वो माइनस में चली जाती हैं। 10 की पावर -2, 10 की पावर -3। प्लेस वैल्यू होता है कि जो वह वैल्यू जिसका एक पर्टिकुलर प्लेस हो, मतलब एक स्थान निर्धारित हो, दैट इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। एंड फेस वैल्यू क्या होता है? जैसे इसी संख्या में 5 का हमने आपसे प्लेस वैल्यू पूछा तो आपने कहा कि 5 इंटू 10 की पावर 0, लेकिन मैंने आपसे फेस वैल्यू अगर पूछा तो फेस वैल्यू कुछ भी नहीं होता है, फेस वैल्यू वही संख्या हो जाती है, ठीक है। अब जैसे एक सिंपल से उसमें याद रख लो, इसको फेस वैल्यू, उसको हम जातीय मान कहते हैं, किसको? फेस वैल्यू को। तो एक सिंपल सा ट्रिक है कि कभी आपका फेस चेंज नहीं होता किसी भी कंडीशन में, तो वैसे ही फेस वैल्यू है, फेस का भी वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि इस संख्या में आप हमें 3 का फेस वैल्यू बता दो तो 3 ही हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा इसको। फिर अब मैं यहाँ पे बोलती हूँ 4 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 10 की घात 1। कैसे? यहाँ पे मैंने बताया था कि 10 की पावर 0, 10 की पावर
1 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, ऐसे ही इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक, तो ये संख्या में एक नंबर है जो कि हर एक डिजिट की पर्टिकुलर कोई प्लेस वैल्यू है। ठीक है, तो इसको संख्या कहते हैं। आई होप आपको संख्या में और डिजिट में अंतर पता चल गया होगा। तो अब मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछती हूँ कि कोई चीज़ अगर मैं स्किप कर रही हूँ या भूल जाती हूँ, वो नहीं बताती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। तो अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछती हूँ कि 1 से 9 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी। ठीक है, संख्याएं पूछा है मैंने, तो संख्याएं तो 9 ही होंगी। ठीक है, 9 नंबर्स। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि इसमें कितने डिजिट्स होंगे, तो ये हर एक संख्या सिंगल डिजिट कंटेन कर रहा है, तो मतलब 9 नंबर है, तो 9 ही इसमें डिजिट्स हो जाएंगे। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं कि 10 से 20 के बीच में, 10 से 19 के बीच में कह लीजिए, ठीक है, 10 से 19 के बीच में कितनी आपकी संख्या है, तो आप क्या कहोगे कि 9 तो वो हो गया प्लस 10, 10 को भी इंक्लूड किया गया है, तो 10 नंबर हो गया हमारा यहाँ पे। और कितने डिजिट हो गए, हर एक संख्या में 2 डिजिट कंटेंड है। ठीक है, 2 डिजिट कंटेंड है इसमें, तो हम क्या कह सकते हैं, 10 नंबर और इंटू 2 डिजिट्स। ठीक है, तो कितने डिजिट्स हो जाएंगे टोटल, 20 डिजिट्स हो जाएंगे। अब आपसे मैं पूछती हूँ कि जो 20 से आप बता दीजिए हमें 30 के बीच में, 20 से 30 के बीच में आप हमें बता दीजिए कितनी संख्याएं हैं। तो आप बोलोगे 30 तो ये हो गया, ठीक है, 10 तो ये हो गया, प्लस एक और, तो 11 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसमें ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो आप, तो इसका डिफरेंस ले लो, तो यहाँ 10 आ गया, प्लस 1 ऐड कर दो। ठीक है, तो ये नंबर आपके हो जाएंगे। और नंबर, हर एक नंबर जो है आपका कितना डिजिट कंटेन कर रहा है, 2, तो 11 इंटू 2 दैट इज 22 डिजिट्स हो जाएंगे। अब ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि 10 से 99 के बीच में, 10 से 99 के बीच में आपको बताना है कि कितने डिजिट्स होंगे, क्योंकि बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं इसको इतना एम्फेसाइज करके बता रही हूँ। तो 10 से 99 के बीच में आपके कितनी संख्याएं हो गई, तो आप कहोगे कि 90। ठीक है, 90 संख्याएं हो गई, 90 नंबर हो गया। ठीक है, और इसमें हर एक नंबर में 2 डिजिट्स हैं, तो इसको हम 90 इंटू 2 कर सकते हैं, तो टोटल डिजिट्स आपकी कितनी आ जाएंगी, 180। अब आपसे 180 डिजिट्स, अब आपसे कोई बोलता है कि 1 से 99 के बीच में कितने टोटल डिजिट्स होंगे, तो आप क्या बताओगे, ये 180 डिजिट्स 10 से 99 के बीच में, और 1 से 9 के बीच में 9 डिजिट्स, तो 180 प्लस 9 दैट इज़ 189 डिजिट्स हो जाएंगे। अब ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 से आप बता दीजिए हमको 999 के बीच में कितने डिजिट्स होंगे, तो आप क्या करोगे, पहले तो संख्या निकालोगे, 999 में से 100 निकाल दोगे आप, तो कितना बचेगा, ये 900 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही होंगी चीज़ें ना। फिर 900 हो गया, अब 900 ये नंबर है, सॉरी ये नंबर है आपका, तो नंबर में कितने, हर एक संख्या, जैसे 100 है तो इसमें कितनी संख्या, कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, ऐसे ही 112 लिखा हुआ है तो कितनी डिजिट्स हैं इसमें, एक ही संख्या है लेकिन कितने डिजिट्स हैं, 3। तो हर एक संख्या 100 से 999 के बीच में 3 डिजिट्स कंटेन कर रही है, मतलब 3 डिजिट्स है, एक संख्या 3 डिजिट की है, तो इसको हम लिख सकते हैं 900 इंटू 3, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2700, है ना। समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि अगर हम 1 से 999 के बीच में डिजिट्स काउंट करें, तो हमने देखा था कि ये वाला 1 से 99 के बीच में 189 डिजिट्स हैं, और 100 से 999 के बीच में आपकी 2700 डिजिट्स हैं। तो इसको हम इससे ऐड कर देंगे तो 9882 आ जाएगा। अब देखिए आपका कुछ पैटर्न बन रहा है, मैथ्स हमेशा पैटर्न फॉलो करती है, ये याद रखिएगा। तो हम देखते हैं कुछ पैटर्न, ये 1 से 9 के बीच में 9 डिजिट्स, 1 से 99 के बीच में 189 डिजिट्स,
1 से 999 के बीच में 2889 डिजिट्स। हम ऐसे लिख सकते हैं 1 से 9 के बीच में कितने डिजिट्स होंगे, 9 डिजिट्स। 1 से 999 के बीच में कितने डिजिट्स होंगे, 189 डिजिट्स। 1 से 999 के बीच में कितने हो जाएंगे, 2889 डिजिट्स। अब 1 से 9999 के बीच में कितने डिजिट्स हो जाएंगे आपके, ये 38889 डिजिट्स। ऐसे ही 1 से 99999 इसके बीच में कौन कितने डिजिट्स हो जाएंगे आपके, 488889। तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, मतलब 1 से 9 के बीच में सिंगल डिजिट 9 डिजिट्स होंगे, 1 से 99 के बीच में 189 डिजिट्स होंगे, 1 से 999 के बीच में 4 नंबर के डिजिट्स होंगे 2889, और ऐसे ही आपका पैटर्न फॉलो होता चला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि सपोज करिए कि 216 पेजेस आपके एक कोई नोटबुक है, उसमें 216 पेजेस हैं या 220 पेजेस हैं, तो किसी टाइप राइटर को टाइप करने के लिए दिया जाता है, तो वो कितनी बार कीबोर्ड पे एंट्री करेगा। आप देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि वो जो टाइप राइटर है एक डिजिट के लिए एक बार तो वो टाइप करेगा ही करेगा, क्योंकि हर एक डिजिट के लिए उसको बार बार टाइप करना पड़ेगा। तो बस इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करना है। तो आई होप आपको डिजिट निकालने का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे अपने मूव करते हैं। क्या है आपका 4 टॉपिक हो गया, अंक, संख्या, स्थानीय मान, जातीय मान, ये चारों हो गए आपके। अब आता है आपका संख्या के प्रकार। ठीक है, नंबर। अब नंबर जो होता है यहाँ पे, संख्या जो होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर, तो ये आपको नहीं पढ़ना है नंबर, ये होता है वास्तविक संख्या। ठीक है, मैं बोल दे रही हूँ, ये वास्तविक संख्या होती है और एक काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो काल्पनिक संख्याओं को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो आयोटा यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू होती है √-1। आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आप देखोगे तो ये आपको नहीं है, आपके काम की चीज़ नहीं है। हम इस पे फोकस करने वाले हैं रियल नंबर पे, वास्तविक संख्या। ठीक है, रियल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रैशनल, दूसरा होता है इर्रेशनल। ठीक है, क्या होता है, इर्रेशनल और रैशनल। अब रैशनल क्या होता है, परिमेय संख्या, मैं इसको ब्लैक से लिख दे रही हूं, परिमेय संख्या, संख्याएं कह सकते हैं। ठीक है, और ये अपरिमेय संख्याएं। ठीक, अब आपको परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब इसको p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब अंश और हर के फॉर्म में इसको लिखा जाता है। क्योंकि यहाँ पे और एक कंडीशन और है, q जो है इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये डेफिनेशन आपको सब लोग बता देते होंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ। जैसे 8 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं तो आप आंसर बताइए, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक, अब 8 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर, 4। 8 को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा आंसर, 8। ठीक है, अब 8 को हम अगर 1/2 मतलब 0.5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 16। 8 को हम अगर 0.25 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 32। ठीक है, तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इसमें एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जैसे जैसे जो डिनोमिनेटर वाली संख्या, हर वाली जो संख्या है, ये जैसे जैसे छोटी होती जा रही है, ठीक है, छोटी होती जा रही है, वैसे वैसे ही आपका जो नंबर है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसे ये 0 की तरफ टेंड करेगा ना, तो इस जो आपका आंसर है वो इनफाइनाइट, अनंत की तरफ टेंड करने लगेगा। तो
इसलिए कहा जाता है, अगर हम 0 कर देते हैं, 8/0 यहाँ कर देंगे तो नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो कि इनफाइनाइट नंबर ना आप जानते हैं ना मैं जानती हूँ, आपके कंप्यूटर भी नहीं जानते हैं इनफाइनाइट नंबर। तो इसलिए जो Q है, यहाँ पे Q का जो मान है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब जो ये परिमेय संख्या हो गई, और अपरिमेय संख्या जो होती है उसको हम जैसे √2, √3, √5 ये सब जो होती हैं ये आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि 2 + √3 ये कैसी संख्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। अब एक आता है पाई। ठीक है, ये बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन था, बहुत लोगों ने इस पे वो किया कि जो पाई है 22/7, जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, तो ये क्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ये जो 22/7 है ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 3.14 इसको लिखते हैं, तो ये भी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये सरकमफेरेंस और 2r, मतलब जब कोई सर्कल बनाते हैं हम तो उसके सरकमफेरेंस और उसके ट्वाइस ऑफ रेडियस का जो रेशियो होता है वो आपका पाई होता है, तो उसकी जो वैल्यू होती है नॉन टर्मिनेटिंग होती है। तो इसलिए जो पाई आपका है वो इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो अब जो आपके नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, मतलब प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब जो है ये कौन सी कैटेगरी में आएंगी, तो ये सब जो छोड़ के, ये जो नंबर हैं ये सारे सब छोड़ के, और ये सब आपके रैशनल नंबर का पार्ट है। ठीक है, चलते हैं अपने बेसिक डेफिनेशंस पे। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसको लिख लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आपके सीसैट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा ये सब। अब अगर आपसे पूछा जाए कि रियल नंबर को आप डिफाइन कैसे करोगे, तो रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ये सबसे ज़्यादा सिंपल सा डेफिनेशन है। क्या है कि रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स, ठीक है, वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो आपका यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाए। तो यहाँ पे 0 होता है और इस साइड राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं और इधर नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं। तो आप कहोगे कि ये 1 2 3 4, अब यहाँ पे -1 -2 -3 -4 ये सब आपकी क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो अब यहाँ पे आप सोचोगे कि क्या हम 1/2 को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3/2 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3/2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 3/2। ऐसे ही माइनस वाले उसको भी हम वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -1/2। ठीक, तो हम नंबर लाइन पे जो भी चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। अब मैं ये समझ के चल रही हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है, तो मैं छोटे से छोटा डेफिनेशन भी मैं आपको बता रही हूँ। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं। फिर होल नंबर क्या होता है, जब 0 को इंक्लूड कर लिया जाता है तो ये पूर्णांक संख्या बन जाती है, और जब ये माइनस, प्लस और 0 जब ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, वो इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स ये कहलाते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर आता है आपका सम संख्या, मतलब इवन नंबर। ठीक है, सम संख्या। अब सम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित हो जाती है, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं उसको सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से नहीं विभाजित होती हैं उसको विषम संख्याएं कहते हैं। फिर आता है हमारा क्या, प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर को हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को कैसे डिफाइन करोगे आप, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वह 1 से और अपने आप से डिवाइड होती हैं, विभाज्य होती हैं, तो उनको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे 3 है तो 3 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से और खुद के नंबर से 3 से। 7 है तो 7 जो है वो 1 से भी डिवाइड है और 7 से, तो इन सबको प्राइम नंबर कहेंगे। अब जैसे 4 है तो 4 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, तो क्या ये प्राइम नंबर है, बिल्कुल भी नहीं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। दैट मतलब
आपका अभाज्य संख्या ये नहीं है। तो आई होप आपको अभाज्य संख्या की डेफिनेशन पता चल गई होगी। एक और आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? सहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर में अगर आपने HCF पढ़ा होता तो एक सिंपल सा डेफिनेशन उसका है कि वह संख्याएं जिनका HCF 1 हो, लेकिन आपने HCF तो पढ़ा नहीं है, महत्तम समापवर्ग तो आपने पढ़ा नहीं है। जैसे 3 और 5 है, तो यह एक नंबरों का जोड़, संख्याओं का जोड़ा होता है, डिजिट्स का जोड़ा होता है या नंबरों का जोड़ा होता है, जिसमें कुछ भी कोई फैक्टर कॉमन नहीं रहता। ठीक है, गुणनखंड कोई भी इसमें कॉमन नहीं रहता, दैट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या। जैसे 7, 5 और 7, ये क्या है? ये भी को प्राइम नंबर है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी फैक्टर। अब मैं 4 और 8 कह दूं आपसे चेक करने के लिए कि क्या ये प्राइम नंबर है, तो आप कहोगे कि इसमें तो 2, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से ये भी विभाजित हो जाएगा, 4 से अगर डिवाइड करें तो 4 से ये भी विभाजित हो जाएगा और 4 से ये भी विभाजित हो जाएगा। तो मतलब इसमें कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है, 4 और 8 में 2 कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये आपका को प्राइम नंबर नहीं है। अब ये 5 और 7 में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये को प्राइम नंबर है। तो आई होप आपको सारे नंबरों का ज्ञान हो गया होगा। आई थिंक मैं कुछ छोड़ नहीं रही हूँ। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपके डिविजिबिलिटी रूल पे। अगर आप बोलोगे तो मैं प्रॉपर डेफिनेशन के साथ आपको करवाऊंगी, लेकिन मैथ्स में आप चीज़ें जितना समझ लोगे सीसैट के लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो इसलिए मैं डेफिनेशन पे मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ उसको रियल नंबर से लेके। तो अगर आप कहेंगे तो मैं डेफिनेशन सहित पहले से लिख के आपको बता दूंगी, जिससे कि आप नोट डाउन कर सको। अब विभाज्यता का नियम, विभाज्यता के नियम मतलब डिविजिबिलिटी रूल। क्या है? डिविजिबिलिटी रूल। तो यहां पे सबसे पहले 2, 4, 8 ऐसे ही आ जाएगा आपका, 2, 4, 8 फिर 16। ठीक है, तो ये सबका डिविजिबिलिटी रूल एक टाइप का है। कैसे? जैसे कोई संख्या दी हुई है, कोई भी संख्या मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि क्या ये नंबर 2 से कंप्लीटली विभाजित है, तो आपको क्या करना है? यूनिट डिजिट इसका चेक करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट, लास्ट का यूनिट डिजिट आपको चेक करना है कि क्या ये इवन नंबर है। अगर ये सम संख्या है, यूनिट डिजिट आपका सम संख्या है, तो क्या हो जाएगा? सम संख्या अगर ये यूनिट डिजिट आपका है तो 2 से कंप्लीटली विभाजित हो जाएगा। तो ये पूरी संख्या अगर ये 6 से, इसकी इकाई अंक से कंप्लीटली 2 से डिविजिबल है, इकाई अंक इसका इवन नंबर है, तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे ये यहाँ पे 6 है, मतलब इवन नंबर है, तो यह 2 से कंप्लीटली विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 में जो इकाई अंक आपका है ये 3 है, मतलब विषम संख्या है, तो यह 2 से नहीं कटेगा। तो मतलब 1, 2, 3 जो है ये 2 से कंप्लीटली विभाजित नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 4 की डिविजिबिलिटी रूल पे। तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जैसे 1, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे लिखा हुआ है। तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 स्थानीय मान जो प्लेस वैल्यू हैं, अगर लास्ट के 2 संख्याएं मतलब 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाते हैं, अगर लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं उस संख्या के, तो वह ये पूरी संख्या जो है वो 4 से विभाजित हो जाएगी। तो आपको ये दो डिजिट उठाना है, 78 और 4 से विभाजित कर देना है। तो 4 1 टाइम जाएगा और यहाँ से 3, 4 32, 4 9 36 मतलब नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या जो है वो 4 से विभाजित नहीं है। तो आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट 2 अंक चेक करना है। ऐसे ही 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है कि कोई भी संख्या दी हुई हो, उसकी जो लास्ट के 3 अंक हैं, अगर वह 8 से डिवाइड हो जाते हैं, 8 से विभाजित हो जाते हैं, तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। वैसे 16 जो है, कोई संख्या 16 से विभाजित होगी या नहीं होगी हमें कैसे चेक करना है? लास्ट के 4 अंक हमें देखना है, मतलब 5, 6, 7, 8
इसको हमें 16 से डिवाइड करना है, और अगर ये 16 से कम्प्लीटली विभाजित हो जाता है तो यह पूरी संख्या जो है आपकी किससे डिवाइड हो जाएगी? 16 से। तो आई होप आपको 2, 4, 8, 16 की विभाज्यता नियम पता चल गए होंगे। अब आते हैं आपके 3 की डिविजिबिलिटी रूल पे। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, 3 की विभाज्यता नियम क्या कहती है? कोई संख्या दी हुई है, 3 किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं। अगर कोई संख्या दी हुई है तो उन संख्याओं का सम, उन संख्याओं का, तो 3 के विभाज्यता रूल क्या कहता है, 3 की डिविजिबिलिटी रूल, कोई संख्या दी हुई है, सपोज करिए 1 4 5 9 8 3 दिया हुआ है। अब आपसे बोला गया है कि ये नंबर 3 से विभाजित है कि नहीं है, आप चेक करके हमको बताइए। तो आप क्या करोगे, 1 + 4 + 5 + 9 + 8 + 3, 8 3 11, 11 9 20, 20 5 25, 25 और 4 29, 30। तो 30 यहाँ पे आ गया, मतलब ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो यह संख्या जो है वो 3 से विभाजित हो जाएगी। तो नियम क्या कहता है कि कोई संख्या अगर दी हुई है, उस संख्या के अंकों का अगर सम, उस संख्या के अंकों का अगर योग जो है वो 3 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही 9 की भी डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर वह संख्या के अंकों का जो सम है वो 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। अब आता है 7 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या आता है? 7 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो क्या है 7 का विभाज्यता नियम? याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 7 का विभाज्यता नियम ये कहता है कि जो, सपोज करिए कि कोई नंबर है 7 6, कोई भी नंबर, छोटा नंबर ले लेते हैं, 2 5 2। ठीक है, यह संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है? तो आपको क्या करना है, इकाई अंक, जो इसका इकाई अंक है इसको डबल करना है, मतलब 2 × 2, और जो बची हुई संख्याएं हैं उससे माइनस कर देना है। 25 - 4, तो ये क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और 21 देखना है कि 7 से विभाजित है कि नहीं, तो यह 7 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है आपकी वो 7 से डिविजिबल है। एक बार फिर से कोई और संख्या लेते हैं, 482। ठीक है, 482 है। अब इसका जो इकाई अंक है इसको डबल करना है। ठीक है, इसको डबल करना है, फिर इसको 48 से, बची हुई अंकों से इसको माइनस कर देना है। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 44। अब 44 को 7 से विभाजित करना है, 7 से विभाजित हो जाएगा? तो नहीं होगा, तो इसलिए जो ये 482 है ये 7 से विभाजित नहीं होगा। मतलब इसका सिंपल सा लॉजिक है कि इकाई अंक को डबल करना है और बची हुई संख्याओं से इसको माइनस कर देना है, फिर उसको 7 से डिवाइड करना है। अगर वह डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या 7 से डिविजिबल है, वरना नहीं है। अब 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? 11 की डिविजिबिलिटी रूल यह कहती है कि कोई संख्या 11 से तभी डिविजिबल होगी, कोई संख्या 11 से तभी डिविजिबल होगी जब प्लेस वैल्यू की संख्याओं का सम माइनस इवन प्लेस वैल्यू के संख्याओं अंक डिफरेंस जो होगा वो या तो 0 हो या तो 11 से डिविजिबल हो। जैसे 2 4 8 9 7 3 2, सपोज ये नंबर है। तो अब ये 1 2 3 4 5 6 7, अब ऑड इसमें कौन से हैं? ये ऑड हो गया, ये ऑड हो गया, ये ऑड हो गया, ये ऑड हो गया। तो ऑड वाला उठाइए पहले, तो 2 + 7 + 8 + 2। ठीक है, और इसके बाद इवन वाला उठाइए, -3 + 9 + 4। ठीक है, अब इसका जो आपका जो डिफरेंस होगा या तो 0 आना चाहिए या तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये 4, ये 9 9 8 17 और 17 2 19, 19 माइनस ये कितना आ जाएगा 12, और 12 + 4 कितना हो जाएगा 16। तो ये 16, 19 - 16 3 आ गया,
मतलब यहाँ पे ये 11 से विभाजित नहीं है, तो यह पूरी संख्या हम कह सकते हैं कि 11 से विभाजित नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपका प्लेस वैल्यू लिख के दिखाया था ऑड इवन, जिससे आपको पता चल जाए। ठीक है, तो सिंपल सा यही याद रखना है कि कोई नंबर बड़ी सी संख्या दी हुई है, उसका पहले आपको इवन प्लेस वैल्यू और मतलब संख्याओं का और ऑड प्लेस वैल्यू को अलग अलग करना है, डिफरेंस उसका मतलब सम करके फिर माइनस कर देना है। तो वो क्या हो जाएगा, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, जिससे वो 11 से डिविजिबल हो जाए, तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था, और आई होप आपको ये वीडियो, ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि मेरे, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।